हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। तो हम लोग बिहार डीएलएड 2026 के साइंस से संबंधित, वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो, उन सभी से संबंधित हम सेट लगा रहे हैं और उसके दौरान हम आज सेट 5 लगाने वाले हैं। इससे पहले हम क्या किए थे, इससे पहले हम सेट 4 तक लगा लिए थे। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे तो फ्यूचर ऑनलाइन क्लास के प्लेलिस्ट में जाकर या वीडियो वाले लेक्चर में भी आप जाकर क्या कर सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं। और हम हर सेट में क्या करें, तो हर सेट में टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या करें, टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार डीएलएड में पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को लगा रहे हैं। और ये जितने भी प्रश्न हम लगाते हैं ये सभी के सभी प्रश्न क्या है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मतलब कि किसी ना किसी एग्जाम में, मतलब किसी ना किसी साल बिहार डीएलएड में ही पूछा गया प्रश्न है, उसी को क्या करें, हम लगा रहे हैं। और ये क्या होता है, किसी भी एग्जाम में आप देखे होंगे कि क्वेश्चन रिपीट होता है। यदि आप बोर्ड का एग्जाम दिए होंगे, वो 10th हो या 12th हो, तो वहां पर भी आप देखे होंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब कि पहले साल जो क्वेश्चन आया था वही क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। तो क्या करना है, आपको अच्छी तरह से लास्ट तक आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है। और आपको क्या करना है, आप कितने स्कोर किए, टॉप 20, जितने हम 20 मार्क क्वेश्चन लगाएंगे तो 20 में आप कितने स्कोर किए, आपको बताना है कि 20 में 20 स्कोर किए या 20 में 90 स्कोर किया या 80 स्कोर किए। आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। सो बिना किसी देरी के आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। मतलब कि विद्युत को उपयोग उत्पन्न करने के लिए, मतलब कि विद्युत को जनरेट करने के लिए हम किस धातु, मतलब कि मेटल का उपयोग करते हैं। वो यूरेनियम है, लोहा है, तांबा है या एल्युमिनियम है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग हम क्या करते हैं, तो विद्युत को उत्पन्न करने के लिए करते हैं। हम आप लोगों को बता दें कि विद्युत को उत्पन्न करने के लिए हम यूरेनियम का भी उपयोग करते हैं, तांबा का भी उपयोग करते हैं और एल्यूमिनियम का भी उपयोग करते हैं। मतलब कि एल्यूमिनियम हो गया और तांबा हो गया। आप तांबा का तार भी देखे होंगे और यूरेनियम का भी तार देखे होंगे। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, ये दोनों का उपयोग विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आप अलग अलग तरह के बड़े बड़े मशीन देखे होंगे या आपके घर में भी जितने तरह के वायर बिछे हुए वो किस चीज का होता है, ज्यादातर तो तांबा का ही होता है, लेकिन कुछ लोग एल्यूमिनियम का भी उपयोग करते हैं। तो ये दोनों का दोनों क्या है, दोनों का दोनों विद्युत को उत्पन्न करने का कारण। लेकिन क्वेश्चन में करा उत्पन्न करना, उत्पन्न करने का अर्थ क्या हो गया, जनरेट। मतलब कि विद्युत को बनाने में कौन सा उपयोग होता है, तो विद्युत को बनाने में, जनरेट करने में हम यूरेनियम का उपयोग करते हैं। आप पढ़े होंगे कि यूरेनियम का उपयोग कहाँ होता है, यूरेनियम हो गया, थेरियम हो गया, इस सब से अलग अलग तरह के किरण निकलते हैं और उसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, इसका उपयोग जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं, इलेक्ट्रिक प्लांट, उसमें हम क्या करते हैं, तो यूरेनियम का उपयोग करते हैं। दूसरे प्रश्न की बात करें तो दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि गेहूं की खेती के लिए कौन सी उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे। मतलब कि जहां गेहूं की खेती होती है वहां पे कौन सा उर्वरक का अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं। तो उर्वरक का अर्थ क्या हो गया, उर्वरक का अर्थ होता है खाद। जैसे कि आप लोग खेत में खाद डालते हैं, उसी खाद को हिंदी में उर्वरक बोला जाता है। तो उसको एक और नाम उर्वरक है। तो उसमें किसका उपयोग करते हैं, नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं, पोटेशियम का उपयोग करते हैं, तांबा का उपयोग करते हैं या लोहा का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक का उपयोग हम खेती में करते हैं। तो यदि आप प्रश्न को सही से पढ़े होंगे, बढ़िया से पढ़े होंगे, तो आपको क्या देखे होंगे, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि अधिक मात्रा में। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अधिक मात्रा में। मतलब कि हम उर्वरक का तो उपयोग करते हैं, हम अपने खेत में नाइट्रोजन का भी उपयोग करते हैं, पोटेशियम का भी उपयोग करते हैं, आयरन का भी, मतलब कि उसमें आयरन का भी कंपोजिशन होता है, उसका भी उपयोग करते हैं। मतलब कि उर्वरक में तो हम सब चीज का उपयोग करते हैं, लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि अधिक मात्रा में किसका करते हैं। मतलब कि प्रश्न में क्या बोल रहा है कि अधिक मात्रा में किसको करते हैं, तो अधिक मात्रा में हम नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। तो नाइट्रोजन में किसको करते हैं, तो आप पढ़े होंगे NH2CO NH2 NH2CO
NH2। ये किसका फॉर्मूला है? तो ये फॉर्मूला है यूरिया का। किसका फॉर्मूला है? यूरिया का फॉर्मूला है। और इसका किसका फॉर्मूला है? यूरिया का फॉर्मूला है। मतलब कि हम खेत में अधिक मात्रा में बात करें कि अधिक मात्रा में किस उर्वरक का उपयोग करते हैं, तो यूरिया का उपयोग करते हैं। और आप इस चीज में देख रहे होंगे कि यूरिया में क्या है, यूरिया में नाइट्रोजन का 2 मॉलिक्यूल है। मतलब कि हम नाइट्रोजन का उपयोग क्या करते हैं, अधिक करते हैं। आप खेती करते होंगे, या आपके पिताजी या दादाजी या आपके घर के कोई भी सदस्य खेती करते होंगे, तो आप देखे होंगे उसमें किसका उपयोग किया जाता है, यूरिया का उपयोग अधिक मात्रा में किया। तो आप इस बात को देखे होंगे कि वहां पे क्या किया जाता है, यूरिया का उपयोग किया जाता है। तो यूरिया में क्या होता है, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। इसके अलावा नाइट्रोजन के अलावा पोटेशियम का भी उपयोग खेती में किया जाता है। आप खेती आप देखे होंगे तो वहां पे आप क्या देखे होंगे कि यूरिया के अलावा क्या किया जाता है, तो पोटेशियम का भी उपयोग क्या किया जाता है, पोटेशियम का भी उपयोग क्या किया जाता है, तो खेती में उर्वरक के रूप में किया जाता है। लेकिन प्रश्न में बोल रहा है कि अधिक मात्रा में, तो यदि अधिक मात्रा में बोल रहा है तो आपको नाइट्रोजन मारना होगा। यदि आप प्रश्न में देखेंगे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और लोहा, मतलब कि लोहा सब दिया हुआ है लेकिन अधिक नहीं दिया हुआ है, तो वहां पे ऑल ऑफ दिस मतलब कि सब देगा, तो आपको क्या मिलना है, ऑल ऑफ दिस मार के आना है। लेकिन ऑल ऑफ दिस ना देखे अधिक मात्रा लिखता है, तो आपको क्या करना है, नाइट्रोजन मार के आना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3, तो बोला है चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है। मतलब कि जो चूहा मारने का जो जहर होता है वो किस रासायनिक पदार्थ, मतलब कि कौन से रासायनिक पदार्थ से बनता है, वो होगा इथाइन अल्कोहल, मिथाइल आइसोसाइनेट या पोटेशियम साइनेट, या बात करें तो इथाइल आइसोसाइनेट। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक पदार्थ का उपयोग किसमें हम करते हैं, तो चूहा को मारने में करते हैं। तो चूहा को मारने के लिए हम कौन सा रासायनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं, तो वो होता है पोटेशियम साइनेट। मतलब कि जो पोटेशियम साइनेट होता है उसको हम किसमें करते हैं, पोटेशियम साइनेट को हम चूहा मारने के रूप में उपयोग करते हैं। तो चूहा मारने में किसका उपयोग करते हैं, पोटेशियम साइनेट का उपयोग करते हैं। और वही बात करें कि पोटेशियम साइनेट का रासायनिक नाम क्या होता है, तो पोटेशियम साइनेट का रासायनिक नाम रेड्रोसाइट होता है। रेड्रोसाइट क्या होता है, रेड्रोसाइट, रेड्रोसाइट। मतलब कि जो पोटेशियम साइनेट बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है, तो वो बनाया जाता है रेड्रोसाइट से बनाया जाता है। मतलब कि जो रेड्रोसाइट नामक केमिकल होता है उसी को क्या किया जाता है, उसी को पोटेशियम साइनेट के रूप में बनाया जाता है। और उसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो चूहा को मारने के रूप में करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, प्रश्न 4 बोल रहा है कि पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती है। मतलब कि पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती है, यदि आप पढ़े होंगे तो धातु मतलब क्या क्या होता है, एक धातु होता है, एक अधातु होता है, एक मिश्र धातु होता है। मतलब कि मेटल 3 प्रकार के होते हैं, एक मेटल, एक नॉन मेटल, एक मेटेलोइड्स, मतलब कि मिश्रण। तो धातु, अधातु और मिश्र धातु। तो क्या है, ये क्या पीतल क्या है, तो पीतल एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु का अर्थ क्या हो गया कि एक से अधिक धातुओं को मिलाकर क्या किया जाता है, तो एक से अधिक धातु को मिलाकर पीतल का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पे यही प्रश्न पूछ रहा है कि पीतल को बनाने में किस किस धातु का उपयोग किया गया है। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि तांबा का और निकल का, ऑप्शन बी में बोल रहा है निकेल के और जस्ता के, क्या क्या, निकेल और जस्ता, ऑप्शन सी में बोल रहा है कि मैग्नीशियम और जस्ता, और ऑप्शन डी में बोल रहा है तांबा और जस्ता। तो आप लोग जान रहे होंगे कि जो क्या कहते हैं, जो पीतल है वो पीतल किससे बना है, तो पीतल बना हुआ है तांबा और जस्ता से। मतलब कि तांबा और जस्ता को मिलाकर पीतल का निर्माण किया जाता है। मतलब कि एक तरफ तांबा, उस दोनों को मिला के किसका निर्माण किया जाता है, तो पीतल को निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इसमें बोल रहा है कि एस्पिरिन कहाँ से मिलता है। एस्पिरिन जो होता है वो कहाँ से मिलती है, पेट्रोलियम से, पृथ्वी से, एक पेड़ से, एक पेड़ से, या एसिडो की रासायनिक अभिक्रिया से। मतलब कि निम्नलिखित में से किससे एस्पिरिन मिलता है, तो एस्पिरिन एक तरह का दवा है। एस्पिरिन क्या है, एस्पिरिन एक तरह का दवा है जिसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो
बुखार और सर दर्द में करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को बुखार होता है या सर दर्द होता है, एक अलग मतलब कि बुखार में भी सर दर्द में भी, तो आप लोग जानते होंगे कि पैरासीटामोल का भी जो होता है दवा, उसका उपयोग हम बुखार और सर दर्द दोनों में करते हैं और दोनों में कार्य कर जाता है। तो एस्पिरिन भी सेम काम करता है, ये बुखार में भी काम करता है और क्या कहा जाता है, सर दर्द में भी काम करता है। और इसका रासायनिक नाम की बात करें, इसका रासायनिक नाम है एसिटाइल सैलिसिलिक। क्या नाम है? एसिटाइल लिख देते हैं, एसिटाइल इसका रासायनिक नाम की बात करें तो होता है सैलिसिल्क। इसका रासायनिक नाम है एसिटाइल सैलिसिल्क। इसका क्या नाम है? रासायनिक नाम है। और वही बात करें कि ये जो एसिटाइल सैलिसिल्क है वो एक पेड़ से प्राप्त होता है और उस पेड़ का नाम है बाबूर। आप बबूर का पेड़ सुने होंगे, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विलो बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इंग्लिश में विलो बोलते हैं, WILLOW। विलो मतलब कि जो बबूर का पेड़ होता है, बबूर के पेड़ से ये क्या मिलता है? एसिटाइल सैलिलिक। और ये जो सैलिलिक होता है वो सैलिलिक नामक एसिड, मतलब कि सैलिलिक नामक एसिड से ही एसिड ही निकलता है। किससे? तो विलौ पेड़ से। वो ये क्या होता है? ये पेड़ के छाल से निकाला जाता है। मतलब कि जो एसिटाइल सैलिलिक होता है वो बबूर के पेड़ के छाल से निकाला जाता है और वो क्या होता है? एसिटाइल सैलिलिक, वो सैलिलिक एसिड होता है। कौन सा होता है? सैलिलिक एसिड होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मतलब कि जो मायोग्लोबिन होता है उसमें कौन सी धातुएं होती है? तांबा होता है, चांदी होता है, सोना होता है या लोहा होता है? निम्नलिखित में से कौन सा मायोग्लोबिन में होता है? तो मायोग्लोबिन क्या है? मायोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन है। ये क्या है? मायोग्लोबिन एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। और ये क्या करता है? ये एक प्रकार का प्रोटीन है और ये हमारे कोशिका में ऑक्सीजन को एकत्र करने का काम करता है। जिस तरह से हमारा आरबीसी रेड ब्लड सेल होता है वो क्या करता है? वो ऑक्सीजन को इकट्ठा करने का काम करता है, उसी तरह ये मायोग्लोबिन करता है। और ये भी ये मतलब कि वो ये मायोग्लोबिन है, ये हमारे मांसपेशिया में, मतलब कि जो हमारी मांसपेशियां होती है वहां पे ये एकत्र करने का काम करता है। और बात करें कि मायोग्लोबिन सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, तो आप सुने होंगे वेल और सिल्क, मतलब कि सेल और वेल जो दो क्या होता है, मतलब कि मायोग्लोबिन सबसे अधिक, जो मायोग्लोबिन होता है वो सबसे अधिक किस जीव में पाया जाता है? तो वो जो वैसे जीव जो जल में रहते हैं, पानी में रहते हैं, उसमें मायोग्लोबिन अधिक पाया जाता है। और वेल नामक अब जो वेल मछली होती है या जो सील मछली होती है उसमें मायोग्लोबिन अधिक मात्रा में पाया जाता है। और यदि किसी जीव के अंदर अधिक मात्रा में मायोग्लोबिन है तो वो क्या करेगा? वो जीव पानी के अंदर अधिक मात्रा में रह सकता है। क्यों रह सकता है? मायोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका को एकत्रित करके रखना, ऑक्सीजन को एकत्रित करके रखना। ऑक्सीजन को क्या करता है? वो ऑक्सीजन को एकत्रित करके रखता है। और यदि वो ऑक्सीजन को एकत्रित करके रखता है तो क्या होगा? वो ऑक्सीजन को एकत्रित करके रख रहा है तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत कम पड़ेगी और वो समुद्र के अंदर, पानी के अंदर अधिक देर में रहता है। तो ये कह रहा है कि उसमें कौन सी धातु होती है मायोग्लोबिन में? तो मायोग्लोबिन में लोहा होता है। जैसा कि हम बताएं कि वो ऑक्सीजन की तरह ही होता है, सॉरी आरबीसी की तरह ही होता है। आरबीसी किससे बना होता है? आरबीसी में क्या होता है? मुख्य रूप से आयरन की मात्रा चाहती है, उसी तरह मायोग्लोबिन में भी क्या चाहिए? मायोग्लोबिन में भी आयरन की मात्रा चाहिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछ रहा है कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? मतलब कि यदि आप हाइड्रोजन को जलाते हैं तो क्या बनता है?
ऑक्सीजन बनेगा, राख बनेगा, मिट्टी बनेगा या पानी बनेगा। तो चलिए हम ऑक्सीजन हाइड्रोजन को जलाते हैं। तो हाइड्रोजन को जब जलाइएगा तो किसी भी चीज को जलाते हैं तो किसी भी चीज को जलाने के लिए हमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। आप किसी भी चीज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाइएगा। तो मानिए कि हम हाइड्रोजन को लेते हैं और इसको क्या करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं। तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल के H2O बन जाएगा। और यदि आप इसको चाहते हैं कि क्या करते हैं, बैलेंस करें, यदि आप इसको बैलेंस करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, तो ये बैलेंस हो गया। लेकिन ऑक्सीजन सिंगल नहीं रहता, ऑक्सीजन भी आप जानते होंगे कि ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल होता है, तो इसके आगे हम 2 लिख दिए। यदि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2, लेकिन हम यहाँ ना लिखे, यहाँ लिखेंगे, और यहाँ 2 लिखे तो यह हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ भी 4 लिख देंगे। तो क्या हो गया, ये संतुलित हो गया। और ये तो मतलब कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बना, आप देखें कि अभी हम हाइड्रोजन को जलाए, हमको प्रोडक्ट बन के क्या मिला, प्रोडक्ट में हमको H2O मतलब कि जल, पानी बन के मिला, वाटर बन के मिला। अब जान गए कि हम जब हाइड्रोजन को जलाते हैं तो क्या बनता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। तो चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में या आकाश की दिशा में, निम्नलिखित में से किस दिशा में चुंबकीय सुई संकेत करती है। तो आप जानते होंगे कि जो हमारा पृथ्वी है वो भी एक तरह का चुंबक है, क्योंकि हमारे पृथ्वी के जो भूगर्भ है, मतलब कि जो उसका सबसे निचला परत है उसमें अधिक मात्रा में आयरन है, उस कारण से क्या होता है, वो एक चुंबकीय कार्य करता है। और जैसे उसके बीच में हम चुंबकीय सुई को रखते हैं तो वो चुंबकीय सुई क्या होता है, एक नॉर्थ दिशा में चला जाता है, तो साउथ दिशा में चला जाता है, तो उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा। तो मतलब कि चुंबकीय सुई हमको कौन किस किस दिशा को संकेत करता है, तो चुंबकीय हमको उत्तर और दक्षिण दिशा में संकेत करता है। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, पूर्व पश्चिम उत्तर, मतलब कि उत्तर। प्रश्न में 2 ही दे सकते हैं, या तो उत्तर देगा या तो दक्षिण देगा। यदि उत्तर दक्षिण दोनों देता है तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही मारना पड़ेगा। तो क्या एक ही दिया, यदि दक्षिण दिया होता तो हम दक्षिण मारते, मतलब कि दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है, महासागर में ऊंची जल तरंगों कैसे उत्पन्न होती है। मतलब कि जो महासागर होते हैं उसमें ऊंची ऊंची जो जल का तरंग निकलता है, जिसको हम ज्वार भाटा कहते हैं या तूफान क्या बोलते हैं, बवंडर बोलते हैं, उसको किसके कारण होता है, भूकंप के कारण होता है, सूर्य के कारण होता है, तारों के कारण होता है या चंद्रमा के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण है महासागर के ऊंची ऊंची तरंगों के। तो बता दे कि जो हमारा पृथ्वी है और जो हमारा चंद्रमा है उसके बीच में क्या लगता है, एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, और सूर्य भी है और पृथ्वी है, उसके बीच में भी एक तरह का फोर्स लगता है। लेकिन बात करें कि जो चंद्रमा है वो सूर्य की तुलना में बहुत ज्यादा छोटा है, और जो सूर्य है वो चंद्रमा की तुलना में बहुत बड़ा है। लेकिन हम बात करें जी कि जो चंद्रमा है वो हमारे धरती से बहुत ही नजदीक है। जैसे कि हम यहाँ पे बना देते हैं, ये मानिए ये क्या है, ये सूर्य है, ये क्या है, ये सूर्य है, ऐसे ही समझिए कि मानिए कि ये सूर्य है, ये सूर्य है और सन है, और ये हमारा अर्थ है, ये अर्थ है, और ये मून है, मून है, ये सन हो गया, यहाँ अर्थ हो गया, ये मून हो गया। तो ये तीनों के बीच में क्या लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। लेकिन सूर्य की तुलना में पृथ्वी बहुत दूर है और चंद्रमा नजदीक है। तो चंद्रमा क्या करता है, चंद्रमा एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, और उस अट्रैक्शन फोर्स के कारण क्या होता है, उसी अट्रैक्शन फोर्स के कारण जो हमारा जल होता है वो भी उसके साथ खींच जाता है, और खींचने के कारण क्या होता है, समुद्र में एक तरह के तरंग उठता है, और उसी को क्या बोलते हैं, जल तरंग। और वो किसके कारण होता है, तो चंद्रमा के कारण होता है। तो आप क्या किए, आप उसके कारण को समझे कि क्यों होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है कि सोना को घोला जा सकता है, मतलब कि सोना को घोला जा सकता है सल्फ्यूरिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड में, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड में, एसिड के मिश्रण में या हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो हम बात करते हैं कि जो सोना है उसको घोलना आसान नहीं है।
सोना को घोलना आसान क्यों नहीं है? क्योंकि सोना जल्दी रिएक्ट नहीं करता। आप पढ़े होंगे कि जब आप रिएक्टिंग सीरीज पढ़े होंगे तो आप उसमें पढ़े होंगे कि रिएक्टिव जो सीरीज होता है उसमें क्या होता है कि जो सोना होता है वो जल्दी किसी से क्या होता है, वो जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करता है, वो आसानी से किसी से क्या होता है, वो आसानी से किसी से रिएक्ट नहीं करता है, रिएक्शन नहीं करता। और वो यदि आसानी से रिएक्शन नहीं कर रहा है तो वो क्या होगा, यदि वो रासायनिक आसानी से रिएक्शन कर ही नहीं रहा है तो वो कैसे उसको गलाया जाएगा, मतलब कि उसको किस तरह से घोला जाएगा, उसको घोलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उसके घोलने को मुश्किल तो वो हम बात करें कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया या H2SO4 हो गया, यह किसी ना किसी में भी नहीं घुलेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम एक मिश्रण बनाते हैं और उस मिश्रण का क्या नाम होता है, यदि हम उस मिश्रण की बात करें तो वो मिश्रण क्या होता है, वो मिश्रण होता है कि 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब कि HCl का 3 भाग होता है। और वही बात करें कि एक अनुपात हम H2SO4 का लेते हैं, एक अनुपात क्या लेते हैं, H2SO4 मतलब कि सल्फ्यूरिक एक लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक लेते हैं H2SO4, दोनों का हम 1:3 में लेते हैं। ये क्या हो गया, 3:1 में लेते हैं, मतलब कि 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड। ये क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे नाइट्रिक एसिड होगा, H2SO4 नहीं होगा, HNO3 होगा। मतलब कि 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया और 1 भाग नाइट्रिक एसिड को मिला के हम क्या करते हैं, उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बनाते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम जाके सोना को उसमें घोलते हैं। तो आप समझ में आ गया कि सोना को घोलना इतना आसान नहीं है, एसिड को घोलना आसान नहीं है। उसके लिए हमको एक एक मजबूत, मतलब कि मजबूत तो नहीं बोल सकते हैं, उसको क्या बोला जाता है, उसको एक नोबेल धातु अम्लराज, इसको क्या बोलते हैं, इसको अम्लराज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अम्लराज बोलते हैं। इसको गलाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग एसिड की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो 11 नंबर में क्या बोला कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, मतलब कि जो श्वेत प्रकाश होता है, व्हाइट रे होता है, उसको नली में कैसे पैदा करते हैं, तांबे के तार को गर्म करके, तंतु को गर्म करके, परमाणु को उत्तेजित करके या अणुओं को दोलित करके। तो बात करें कि जो श्वेत प्रकाश होता है, उस श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करने के लिए तंतु को गर्म किया जाता है, मतलब कि जो फाइबर होता है उसको दोनों तरफ से गर्म किया जाता है और वो गर्म करके क्या होता है, श्वेत प्रकाश का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है, मतलब कि किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है पानी के बहने से, संपीड़ित गैस के छोड़ने से, रसोई गैस से या ठोस के पिघलने से। बहुत इजी क्वेश्चन, आप इसका जवाब दीजिए, तब तक हम देख रहे हैं कि रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम बात करें कि किसी कमरे को ठंड किया जाता है तो क्या होगा, उसको ठंड करने के लिए कैसे किया जा सकता है, तो संपीड़ित गैस को छोड़ने के लिए। मतलब कि जो संपीड़ित गैस होता है, संपीड़ित गैस का अर्थ क्या हो गया, संपीड़ित गैस का अर्थ हो गया कि यहाँ पे जो हमारा एसी होता है, कूलर होता है, उसमें क्या होता है, संपीड़ित गैस ही होता है। मतलब कि हम बात करें कि जो हमारा एसी हो गया या कूलर हो गया, सॉरी कूलर बोले, जो एसी हो गया या फ्रिज हो गया, उसमें क्या होता है, संपीड़ित गैस होता है, उसमें गैस ऑलरेडी भरा होता है। लेकिन जैसे हम उस गैस को बाहर छोड़ते हैं तो वो क्या होता है, वो गैस बाहर आ जाता है तो उसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो क्या करता है, हमारे जो वायु में उपस्थित जितने भी गर्म हवा होते हैं उससे क्या करता है, वो ऊर्जा छीन लेता है। और यदि वो गर्म हवा को ऊर्जा छीन ले रहा है तो वो क्या करेगा, वो गर्म हवा को ठंडे हवा को छीन लेता है और उससे क्या हो जाता है, हमारा रूम पूरा ठंडा हो जाता है। तो क्या होता है, किसी कमरे को ठंड किया जा सकता है संपीड़ित गैस के छोड़ने से। और इसी सिद्धांत पे क्या कार्य करता है, जो हमारा फ्रिज हो गया, एसी हो गया, इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करा, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है, हम इसके बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं। और कि एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, पौधों से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, या रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि श्वेत प्रकाश को अलग अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले श्वेत प्रकाश को एक प्रिज्म से क्या करते हैं, एक प्रिज्म से
होकर गुजारते हैं। जब वे श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है, मानिए कि ये एक तरह का प्रिज्म है, ये क्या है, ये एक तरह का प्रिज्म है, और इससे हम क्या किए, इससे हम एक लाइट को गुजारे तो वो क्या होता है, वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, और उसको हम किससे, विबग्योर से क्या करते हैं, विबग्योर से याद रखते हैं। इसके अलावा बात करें तो जब वर्षा का मौसम होता है, मतलब कि बारिश का मौसम होता है, तो बारिश के कुछ बूंदे क्या होता है, ड्रॉपलेट्स वायु में उपस्थित रह जाते हैं, उससे भी जब श्वेत प्रकाश निकलता है तो क्या होता है, वो प्रिज्म में 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, रेनबो के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, रेनबो के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है, तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। मतलब कि जब हम उस श्वेत प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारेंगे तो क्या होगा, एक प्रिज्म से जब हम उसको गुजारेंगे तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो 14 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि लोलक की कार्यविधि, लोलक की कार्यविधि क्या होती है, लोलक की कार्यविधि क्या होती है, तो लोलक को आप सुने होंगे, इसको क्या बोलते हैं, पेंडुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेंडुलम बोलते हैं, पेंडुलम, पेंडुलम बोलते हैं। तो पेंडुलम का काल विधि क्या होता है, द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समवाय के ऊपर निर्भर करती है, या तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। तो ये लोलक क्या होता है, पेंडुलम क्या होता है। तो यदि आप घड़ी देखे होंगे तो एक ऐसा घड़ी होता है कि कुछ ऐसे भी घड़ी होते हैं जो ऐसे होते हैं, और मतलब कि कुछ इस प्रकार, और ये हो गया सेकंड का, ये घंटा, मतलब कि जो कुछ समझ लीजिए। एंड देन यहाँ पे कुछ ऐसे होता है, और इसके बीच में एक ऐसा लटका होता है, और यहाँ पे एक होता है जो क्या करता है, ये जो अंदर लगा होता है, ये वो क्या करता है, जो ये लगा होता है वो इधर उधर घूमते रहता है। ये क्या करता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है। मतलब कि ये ऐसे ऐसे करके क्या करता है, ऐसे ऐसे करके घूमता है, और इसी के घूमने को क्या बोलते हैं, इसी को घूमने को पेंडुलम कहते हैं। और इसका, और यही पूछ रहा है कि ये किस पर निर्भर करता है, क्या पूछ रहा है कि ये किस पे निर्भर करता है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, और जिस फॉर्मूला का क्या है, इसका एक फॉर्मूला होता है कि टी बराबर, मतलब कि टी बराबर, इसका एक फॉर्मूला होता है, और उस फॉर्मूले पर काम करता है। ये किस पर कार्य करता है, तो लंबाई पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, तो लंबाई पे निर्भर करता है। जो पेंडुलम होता है वो लंबाई पे निर्भर करता है, मतलब कि टी जो होता है और रूट अंडर एल के अंडर निर्भर, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करा है, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। मतलब कि तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तो तैरने से मनुष्य की त्वचा कैसे जलती है, औरक्त किरण, मतलब कि इंफ्रा रेटेड रे के कारण, क्लोरीन के कारण, उष्मा के कारण, या पाराबैंगनी किरण के कारण। तो यदि आप पढ़े होंगे कि तालाब को साफ करने के लिए या जल को साफ करने के लिए क्या करते हैं, तो हम लोग क्लोरीन गैस का उपयोग करते हैं। कि कौन सा गैस का उपयोग करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक ब्लीचिंग पाउडर, और ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है, क्लोरीन होता है। इसके अलावा अलग अलग तरह से हम डालते हैं। तो जो क्लोरीन होता है वो क्लोरीन क्या करता है, जब आप क्लोरीन जब तालाब में मिला हुआ है, और जब आप क्लोरीन के आप जब पानी में डूब कीजिएगा, स्नान कीजिएगा, तो क्या होगा, आपके शरीर में जो नेचुरल जो तेल है, मतलब कि जो नेचुरल ऑयल होता है, जो हमारे शरीर को मॉइस्चराइज करके रखता है, और वो क्लोरीन क्या करता है, उसको सुखा देता है। और सूखने के कारण क्या होता है, हमारा शरीर अति हो जाता है, रूखर हो जाता है, और उसके कारण क्या होता है, उसी के कारण हमारा शरीर क्लोरीन के कारण क्या करता है, वो क्लोरीन फिर हमारे शरीर में जलन पैदा करने लगता है। तो किसके कारण होता है, क्लोरीन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करा है, जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब, मतलब कि जब वैद्युतिक ऊर्जा, मतलब कि जब विद्युत ऊर्जा को गति में परिवर्तित होती है तो क्या होता है, कोई उष्मा की हानि नहीं होती है, 50% उष्मा की हानि होती है, 30% उष्मा की हानि होती है, या 80% उष्मा की हानि होती है। मतलब कि जब विद्युत ऊर्जा क्या होता है, गति में परिवर्तित होती है। तो विद्युत ऊर्जा गति में कब परिवर्तित होती है, जब विद्युत एक तार से गुजरता है, तो उसमें क्या होता है, तार में रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है, तार गर्म हो जाता है, और वो क्या होता है, 30% उष्मा की हानि हो जाती है। उसे क्या हो जाता है,
30% जो ऊष्मा होती है उसकी हानि हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि शक्कर के किण्वन मतलब कि फर्मेंटेशन से क्या होता है, मतलब कि शक्कर होता है उसके किण्वन फर्मेंटेशन से क्या होता है, से क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड या क्लोरोफिल, निम्नलिखित में से कौन सा बनता है। तो शक्कर को जब हम किण्वन करते हैं तो उसे सुक्रोज, फ्रूटोज और अलग अलग तरह के क्या होते हैं शक्कर के किण्वन से बनता है। और वही बाद में क्या बनता है, तो इथाइल एल्कोहल, जो इथाइल एल्कोहल होता है वो किससे बनता है, तो शक्कर से ही बनता है। और वो किससे, शक्कर का वो क्या होता है, वो किण्वन प्रक्रिया आप पढ़े होंगे, जिसमें जो ईस्ट होता है ईस्ट के माध्यम से बनाया जाता है। और वो क्या क्या होता है, तो उसमें सुक्रोज होता है, फ्रूटोज होता है, और वही क्या करता है, इथाइल एल्कोहल का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है कि रडार का आविष्कार कौन था, मतलब कि जो रडार था उसका आविष्कार कौन किया था, रॉबर्ट वाटसन, फ्लेमिंग, ऑस्टिन या बुशवाल। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रडार होता क्या है। तो रडार का बेसिकली उपयोग करते हैं कि जब हम हवाई जहाज या बड़े बड़े विमान उड़ते हैं तो हम पता लगाने के लिए कि कितने दूरी पर है, या किसी भी तरह के विमान के, मतलब कि यदि हवाई जहाज उड़ रहा है और अब मानिए कि आगे से पहाड़ आ गया तो उसकी पता कैसे लगाया जाएगा, तो रडार होता है। रडार क्या करता है, रडार वहां से एक तरह का रे निकलता है और वो रे क्या करता है, वो रे जाता है उससे टकराता है और वो टकरा कर रिटर्न आ जाता है। जिस सिद्धांत पे सोनार काम करता है, हम सोनार के बारे में बता चुके हैं कि सोनार क्या होता है, उसी सिद्धांत पे क्या करता है, रडार भी काम करता है। सोनार भी बेसिकली सेम काम करता है। सोनार कहाँ काम करता है, तो वो समुद्र की गहराई को नापने के लिए, या समुद्र में किसी भी तरह का, जिस तरह से टाइटेनिक डूब गया था, तो टाइटेनिक डूब गया था तो उसकी पता लगाने के लिए क्या किया गया था, टाइटेनिक जब डूब गया था तो उसको पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता था। मतलब कि सोनार क्या करता है, सोनार से भी एक तरह का रे निकलता है और वो रे क्या करता है, वो जाकर टकराता है और टकरा कर रिटर्न आ जाता है। तो उसके टाइम फ्रेम, मतलब कि उसकी स्पीड और वो टाइम से पता कर लिया जाता है कि उसका डिस्टेंस कितना होगा। वहीं पे क्या करता है, उसी पे रडार भी काम करता है। मतलब कि रडार भी बेसिकली वही काम करता है, मतलब कि जो रे जा रहा है उस रे क्या करता है, रे जाता है उससे टकराता है, टकरा के रिटर्न चलाता है। और मतलब कि उसके अलावा हम बात करते हैं कि जितने भी उल्लू होते हैं, तो उल्लू का तो आंख होता नहीं है, तो वो किस तरह से रात में घूमता है या रात को चलता है, तो वो भी क्या करता है, वो भी आवाज निकालता है। उसका आवाज इतना ज्यादा हर्ज का होता है और इतना ज्यादा होता है कि वो दीवार में जाके टकराता है, और दीवार में टकराने के बाद क्या होता है, रिटर्न आता है और उससे ये पता चल जाता है कि हाँ इसके बगल में कोई चीज है। यदि आवाज टकरा के दूर से आया तो उसको पता चल जाएगा कि ये खाली स्थान है, और वो क्या होता है, उससे निकल जाता है। तो ये सब क्या हो गया, वो एक रे से पता करता है। उसी तरह रडार काम करता है, और इसके आविष्कारकर्ता थे रॉबर्ट वाटसन। मतलब कि जो रॉबर्ट वाटसन थे उन्होंने ही क्या किया था, रडार का सर्वप्रथम खोज किया था। रडार को और भी वैज्ञानिक ने खोज किया था, लेकिन उसमें बात करें कि प्रमुख योगदान किसका था, तो प्रमुख योगदान रॉबर्ट वाटसन का ही था। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि कृमि खाद, मतलब कि कृमि खाद वर्गीकरण कंपोस्ट बनाने हेतु निम्न में से किस कृमि, मतलब कीड़े का उपयोग किया जाता है, सेल कृमि, हुकवर्म, केचुआ या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले समझते हैं कि कृमि खाद होता क्या है। कृमि खाद का अर्थ हो गया कि आप यदि खेत उत में देखे होंगे कि छोटे छोटे जीव होते हैं, वो क्या करते हैं, मिट्टी को ऊपर नीचे कर देते हैं। वो किसके कारण होते हैं, कृमि खाद के कारण ही होते हैं, वर्मी कंपोस्ट होते हैं। और वो क्या करते हैं, वो छोटे मोटे कीट उट करते हैं। जैसे कि आप नाम सुनेंगे केचुआ, केचुआ को आम भाषा में चेरा भी बोला जाता है। वो क्या करता है, वो ऑर्गेनिक पदार्थ, मतलब कि हमारे जो मिट्टी में होता है वो ऑर्गेनिक पदार्थ को खाता है, और वो खा के क्या करता है, ऑर्गेनिक पदार्थ को वो उसको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे मॉलिक्यूल में बदल देता है, और उसको एक ऑर्गेनिक सॉइल के रूप में, मतलब कि वो एक ऑर्गेनिक सॉइल का अर्थ क्या हो गया कि ये जो हम सबसे पहले पढ़े थे, सबसे पहले क्या पढ़े थे, सबसे पहला प्रश्न था कि उर्वरक, मतलब कि जो हमारा जैविक उर्वरक के बारे में सुने होंगे, वो जैविक उर्वरक के काम करने लगता है। मतलब कि ऊपर नीचे करता है, तो उसे क्या करता है, कंपोस्ट को, जो सड़े गले चीज, मतलब कि जितने भी सड़े गले जीव हो गया या पत्ता हो गया, उसको खाने के बाद क्या करता है, वो जो कंपोस्ट निकलता है, उस कंपोस्ट से क्या होता है, वो जैविक खाद बनता है, और उससे क्या होता है, हमारी खेती में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे यही बोला कि कृमि खाद बनाने हेतु निम्न में से किस कृमि का उपयोग करते हैं, तो केचुआ का बहुत उपयोग किया जाता है, और इसको क्या कर रहा है, इसको गवर्नमेंट भी अप्रूवल दे रहा है,
और इसके अलावा ब्लॉक मतलब कि जो गवर्नमेंट जो ब्लॉक बनाता है उस ब्लॉक में भी क्या करता है, केचुआ आता है एक पैकेट में करके, आप उसको लेकर आइए और उसको गोबर में डाल दीजिए या हाथी में डाल दीजिए और वो क्या करता है, वो एक कंपोस्ट मतलब कि ऑर्गेनिक खाद बना के देता है। अब आज का लास्ट प्रश्न 20वां प्रश्न की ओर चलते हैं और 20वां प्रश्न में क्या बोला है कि हीलियम परमाणु के एल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब कि जो हीलियम परमाणु होते हैं उसके एल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम बात करते हैं कि हीलियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। हीलियम की परमाणु संख्या 2 होती है और यदि इसकी परमाणु संख्या 2 होती है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इसकी परमाणु संख्या 2 है और पहला इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन मतलब कि पहला कक्षा मतलब कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन बैठेगा, 2 इलेक्ट्रॉन बैठेगा, तो इसका पहला ऑर्बिट में ही 2। और यदि हम एक परमाणु बनाए तो ये क्या हो गया, ये परमाणु हो गया और ये किसका परमाणु हो गया, हीलियम का हो गया। और ये मानिए कि ये के है, ये एल है, ये कौन सा, ये फर्स्ट ऑर्बिट के ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट एल ऑर्बिट है और ये के ऑर्बिट ये हो गया एल ऑर्बिट। के ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो के ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन सॉरी के ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे डाल देते हैं, हम क्या ऐसे भी डाल सकते हैं या इलेक्ट्रॉन ही लिख देते हैं। तो इसमें यदि हम 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए तो एल में क्या, एल में भरने के लिए तो हमको इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा। तो यही पूछा है कि हीलियम परमाणु के एल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बैठेंगे, तो 0, मतलब कि एल कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा, तो उसमें जाएगा कहाँ, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। सो एल कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भराएगा, 0, मतलब कि उसके लिए कुछ बचा ही नहीं। हम क्या कर सकते हैं, हम एल कक्षा को हटा भी सकते हैं, एल कक्षा को क्या कर सकते हैं, हम एल कक्षा को डिलीट भी कर सकते हैं। आज हम क्या किए, आज हम बिहार डीएलएड 2026 के साइंस के सेट 5 को लगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।